सो नाउ लेबनिज इंटीग्रल रूट ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो तीन अलग अलग फॉर्मूले एक ही मेन फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो मेन फॉर्मूला जो है वो क्या है, मतलब सबसे पहले तो ये समझो कि इंटीग्रेशन जो है वो टी के रिस्पेक्ट में है, मतलब इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो टी है। तो टी पर लिमिट लगी हुई है ए एक्स से बी एक्स तक, ठीक है। फिर उसके बाद इसका यदि हम पूरा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन एक्स का आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि अंदर मैंने एफ ऑफ एक्स टी बोला, एफ ऑफ एक्स टी का बोलने का मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स और टी का मिक्सअप है, सिर्फ और सिर्फ टी का नहीं है। तो उसका इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा बी एक्स, ठीक है। मतलब आपको क्या रखना है, सबसे पहले तो टी की जगह बी एक्स रख दो, फिर उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले क्या करना है, इसके अंदर जहां टी लिखा हुआ है वहां क्या रख दो, बी ऑफ एक्स लिख दो, और फिर उसका डिफरेंशिएशन किसका, अपर लिमिट का, माइनस टी की जगह ए ऑफ एक्स लिख दो, लिख दिया। और उसके बाद इसी का डिफरेंशिएशन ए डेस एक्स, और साथ ही साथ एक और कौन सी कहानी आएगी, आगे बात समझ में, साथ ही साथ आएगा ए एक्स से, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स के लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो है साइन किसका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब आप टी को कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट करो, उसका इंटीग्रेशन ये बराबर होगा। आगे बात समझ में। तो अब इसी में आप ध्यान से देखो कि अच्छा किस टाइप का होगा, जैसे मैं बोल दूं ऐसा कुछ, मान लो ये बोल दिया आपसे एक्स से एक्स स्क्वायर और ई पावर टी एक्स बोला गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, इसमें पहले तो टी की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, फिर इसी का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही फिर माइनस टी की जगह एक्स रख दो, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या हो जाएगा, टी इंटू ई पावर टी एक्स, फिर उसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में ही। बात समझ में आ गई। तो ये आपका लेबनिज इंटीग्रल रूल है, ठीक है। अब इसको हम मान लो आपका ये जो एक्सप्रेशन है एक्स और टी में था, अब मान लो वो सिर्फ और सिर्फ टी में एक्सप्रेशन है। तो आपका जो इंटीग्रल है वो हो गया ए एक्स से लेके बी एक्स तक, ठीक है। तो ये मान लो पूरा एक्सप्रेशन टी का है, किसका है, टी का। तो आपको सिंपली एक्स मतलब एक्स क्या हो गया आपका, जीरो, मतलब ये एक्स के इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स को जीरो रख दो, आप ऐसे समझो, मतलब एक्स में कोई कहानी है ही नहीं, ठीक है। तो आपको वही करना है, क्या करना है, सबसे पहले तो जहां टी था वहां बी एक्स रख दो सॉरी, फिर बी का डिफरेंशिएशन माइनस टी की जगह ए एक्स रख दो, फिर ए का डिफरेंशिएशन। आगे बात समझ में, अरे आ रही है बात समझ में। इसके बाद ये जो प्लस है उसमें क्या करते हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब टी को कांस्टेंट मानेंगे। तो ये पूरी टी को यदि कांस्टेंट है तो एफ ऑफ टी कांस्टेंट है वो पूरा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो ये इंटीग्रल हो गया आपका जीरो। तो यही हम जनरल मतलब ये ज्यादा आपका यूज होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये यूज नहीं होता, ये भी यूज होता है, बट इन जनरल हम इसको यूज करते हैं। आपको क्या करना है, टी की जगह बी ऑफ एक्स लिया, फिर उसका डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट रखी टी की जगह, फिर उसका डिफरेंशिएशन, ये आपका लेबनिज रूल हो गया। और इसी से यदि मैं बोलूं कि ए और बी आपके कांस्टेंट हो जाए, मतलब एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि ए एक्स और बी एक्स मान लो कांस्टेंट कुछ k1 और k2 हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन अब एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो इसी फॉर्मूले से, मतलब इसी को हम ब्रेक कर रहे हैं याद रखने के हिसाब से, कि ये यदि कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, ये कांस्टेंट है तो ये वाला ये डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब ये टर्म पूरा और ये टर्म पूरा जीरो। तो पूरी कहानी आ जाएगी एक्स से लेके बी एक्स तक, तो हो जाएगा k1 से लेके k2 तक, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स टी। ये याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रल के लिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से डिफरेंशिएशन इसको हम अंदर ले जा सकते हैं इंटीग्रल के, यदि ये कांस्टेंट है तब, k1 k2 कांस्टेंट हुआ तब, यदि k1 k2 एक्स के एक्सप्रेशन हुए तो आपको ये लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं आपको कि एक्स से एक्स स्क्वायर कुछ ई पावर टी स्क्वायर डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स टी की जगह क्या रख दो, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टी की जगह क्या रख दो, एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1। क्या ये बात समझ में आ गई।
अब ऐसे ही हम 1 से 2 ले तो e पावर x इंटू टी स्क्वायर डी टी, यदि ये करना है और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हो इससे कि डिफरेंस, पहले इसको x से डिफरेंशिएट कर लो, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल मतलब टी स्क्वायर कांस्टेंट चलेगा, फिर आप उसको इंटीग्रेट करो, एक ही बात है। समझ में आ गया लेबनिज भाई? ठीक है, याद रखना भाई इनको, ठीक है। आप मेन फॉर्मूला याद रखते हो तो ये और ये तो उसी की देन है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये आपका लेबनिज रूल हो गया। ठीक है, अब आता है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो इसमें क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n को आप लिखते हो, इसको रिप्लेस करते हो dx को, समेशंस को रिप्लेस करते हो इंटीग्रल को, r/n जो होता है उसको रिप्लेस करते हो आप x को, और जो इंटीग्रल की लिमिट चलेगी वो लिमिट चलेगी कि n जब इंफिनिटी में अप्रोच कर रहा है तो r की मिनिमम वैल्यू अपॉन में n, ये कहाँ अप्रोच करेगा, वो हो गया आपका लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, जब n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ अप्रोच कर रही है, वो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी इंटीग्रल। आगे बात समझ में? जैसे मैं इसमें आपसे बोला जाए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n f ऑफ r/n वेर r1 टू n दे रखा है, तो इसको हम इंटीग्रल में चेंज करें, समेशन को इंटीग्रल, और r/n क्या हो गया आपका f ऑफ x, और ये पूरी कहानी क्या हो गई dx। लिमिट के लिए r/n को आपने क्या लिया है x, तो r छोटा मिनिमम वैल्यू क्या है 1, मैक्सिमम n, तो 1 पर ये कहाँ अप्रोच करेगा, जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 0 की तरफ, और n/n कहाँ अप्रोच करेगा 1 की तरफ, तो ये आपका इंटीग्रल में चेंज हो गया। अब यदि इसको मैं n+1 लूं तो तब भी देखो मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट क्या हो जाएगी n+1 अपॉन में n कहाँ अप्रोच करेगा, वो भी 1 की तरफ, 100 करूं तो भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म से बात को समझना आप। पर मैं ऐसे कर दूं कि n से 2n जा रहा है, तो लोअर लिमिट n/n कहाँ अप्रोच करेगा 1 की तरफ, 2n/n कहाँ अप्रोच करेगा 2 की तरफ। बात समझ में आ गई? और इसी से आप इंटीग्रल से आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो यहां से आप ऊपर चेंज करते हो तो इसके तो कई तरीके हो सकते हैं, यहां से यहां ना सिंपल है, इसको यदि मैं चेंज करूं तो हो जाएगा समेशन ऑफ f ऑफ r/n। प्रॉब्लम क्या आ रही है, समझ में आ रहा है? ये 1/, अब लिमिट में यदि 1 से 2 ले जाना है तो मैं n+1 से 2n+3 तक भी करूं तब भी लिमिट 1 से 2 होगी। तो कहने का मतलब है कि इसको लिखने का तरीका एक नहीं होगा, वो कई हो सकते हैं, बट यहां से यहां ना बड़ा आसान है, ठीक है। अरे इसको मैं फिर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ n+1 से 2n, n+1 से 2n, तो लिखने का तरीका कई हो सकता है। तो यहां से यहां ना कई तरीके से लिखा जा सकता है, बट समेशन से इंटीग्रल आना वो एक ही आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? नाउ एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड जनरल इनइक्वालिटीज इन इंटीग्रेशन। सबसे पहले फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इन a टू b, a से b में आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। यदि a से b में इंक्रीजिंग है, ध्यान से समझिएगा, मान लो ये फंक्शन ऐसा जा रहा है और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई, इंक्रीजिंग है तो छोटे पे छोटा बड़े पे बड़ा, तो हमें f ऑफ x a से b इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि इस पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो इसको यदि हम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो ऐसे कर सकते हैं कि ये जो लोअर रेक्टेंगल बन रहा है, ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है, इस रेक्टेंगल के एरिया से तो ज्यादा ही होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया ये हो गई हाइट और ये हो गई ये लेंथ और विड्थ, है ना। तो b-a इंटू एफ ऑफ ए के बराबर या उससे ज्यादा, बराबर भी हो सकता है यदि कांस्टेंट हो गया तो, अरे मतलब यही आपका कर्व हो जाए तो, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू, यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब तो फिर इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये हमेशा जो है, ये जो रेक्टेंगल बनेगा, ये दिख रहा है रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है, ये रेक्टेंगल, ये पूरा इस रेक्टेंगल के एरिया से हमेशा कम होगा जो शेडेड पोर्शन बनाया था, ये वाला, ये जो एरिया बन रहा था
उसका एरिया इस रेक्टेंगल से तो कम होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सेम कहानी में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन में ले लूं तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है ए से बी में, तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला। तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ए पर वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ ए, और बी पर वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ बी। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो छोटे पे बड़ा, बड़े पे छोटा, तो इसका जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल से, तो ये जो रेक्टेंगल बना है इससे तो ज्यादा ही होगा, तो वो हो गया एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। और ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इससे तो ज्यादा ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नाउ अगली कहानी, जो दो कहानी देख ली हमने, तीसरी कहानी कि यदि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है ए से बी में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन मोनोटोनिक है तो आपका कुछ वो ऐसा हो सकता है ए से बी में, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो मान लो ए पर वैल्यू ये एफ ऑफ ए दे रहा है, बी पर वैल्यू क्या दे रहा है, एफ ऑफ बी, ठीक है। ये तो आप डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका यदि हम इंटीग्रल देखें एफ ऑफ एक्स का, कहां से कहां तक, ए से बी में, तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो अब मान लो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, और मान लो किसी सी पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो वो मिनिमम वैल्यू हो गई एफ ऑफ सी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल आपका बनेगा इसके एरिया से ज्यादा होगा हमेशा, तो वो हो गया आपका एफ ऑफ सी इंटू ये रेक्टेंगल जो है, ये हाइट हो गई, और ये विड्थ कितनी हो गई, बी माइनस है, तो इससे हमेशा ज्यादा होगा, ये बराबर भी हो सकता है, अगेन कांस्टेंट हो गया तो। और ये जो रेक्टेंगल बनेगा इससे एरिया हमेशा कम होगा, तो वो हो गया एफ ऑफ ए बी माइनस ए, मतलब जो भी बड़ा हो, यदि ये ऊपर चला गया बी वाला पोर्शन तो एफ ऑफ बी हो जाएगा वहां। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये आपका पॉइंट नेक्स्ट हो गया। तो इनइक्वलिटी में यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हो इंटीग्रेशन को, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक और कहानी हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स के मॉड का इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा, ये मॉड तो क्या बोलेगा कि वैल्यू पॉजिटिव है, और इंटीग्रल तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लो ए से बी में हमने कुछ ऐसा इंटीग्रल किया, तो ये तो एल्जेब्राइक सम देगा एरिया का, मतलब इसको माइनस उसको प्लस ही लेगा, उसका सम जो आया वो आया। अब मॉड एफ ऑफ एक्स कर दिया तो ये वाला पोर्शन ऊपर चल जाएगा, मतलब ये एरिया ऊपर चला गया, तो ये एरिया और ये एरिया जुड़ जाएगा, तो हमेशा इससे ज्यादा ही आएगा। और इक्वलिटी कब आएगी, जब फंक्शन पूरा कंप्लीटली आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है और ए से बी, ए लेस देन बी है, तो राइट साइड में जा रहा हो, तो ये कहानी पूरी क्या मिलेगी, पॉजिटिव, ये पूरा एरिया, और ये मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी ऐसा होगा। और एक कहानी ये भी हो सकता है कि पूरा एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। इनइक्वलिटी जब मतलब ये कब होल्ड करेगा, जब कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे हो और कुछ ऊपर हो तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मान लो एक कहानी ये है कि एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स से छोटा है और एच ऑफ एक्स से बड़ा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब सारे एक्स ए से बी के लिए हम बोले कि एफ ऑफ एक्स जी एक्स से छोटा है और एच ऑफ एक्स से बड़ा है, मान लो ऐसा कुछ है, इक्वल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया, और ये एच ऑफ एक्स हो गया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि ए से बी का इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स, ए से बी का इंटीग्रल डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं डी एक्स, ए से बी डी एक्स, तो ये इक्वलिटी भी होल्ड करेगी इंटीग्रल का, ध्यान रखिएगा। ए से बी बोल दिया मतलब ए लेस देन बी है, ठीक है, मतलब हम इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के राइट में जा रहे हैं, ए से बी ऐसा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट थिंग इज वॉलिस थ्योरम। वॉलिस थ्योरम क्या बोलता है, देखो वॉलिस थ्योरम क्या होती है इसमें वो देखते हैं।
वॉलिस थ्योरम क्या बोलता है कि लिमिट 0 से π/2 साइन पावर mx कॉस पावर nx dx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी, पावर m है तो m-1 से चालू करो, फिर m-3, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक 1 या फिर 2 नहीं आ जाता है तब तक। ऐसे ही इधर n-1 n-2, ऐसे ही कब तक चलेगा जब तक n-1 के बाद n-3, जैसा ये पैटर्न है वैसे यही पैटर्न चलेगा। तो ये कब तक, जब तक 1 या फिर 2 नहीं आ जाता तब तक। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, m + n, फिर m + n -2, m + n -4 एंड सो ऑन, जब तक 1 या फिर 2 नहीं आ सकता। जैसे 1 और 2 आया रुक गया। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना एक कांस्टेंट होता है k। कांस्टेंट k का मतलब क्या हुआ कि जो k है आपका वो होगा π/2, कब, जब m और n दोनों इवन हुए तब। अदरवाइज इन एनी अदर केस इट विल बी 1। मतलब m मान लो इवन हुआ, n ऑड हुआ तो भी, m ऑड हुआ n इवन हुआ तब भी 1 ही होगा, ठीक है। ओके, तो जैसे हम इसमें एक प्रॉब्लम देखें कि कुछ ऐसा आपको दे रखा है 0 से π/2 साइन पावर 6x कॉस पावर 4x dx। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m कितना हो गया 6, तो 6 - 1 5, फिर उसमें क्या है 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 5 - 2 3, फिर 2 का डिफरेंस 1 जैसे आया रुक गए, फिर अब -1 पे मत चले जाना, ठीक है। ऐसे ही 4 - 1 3, तो 3 के बाद फिर 2 माइनस किया तो 1 आ गया। फिर दोनों का सम कितना है 10, तो 10 में से 2 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, फिर 2, जैसे 2 आया रुक गए। 1 या 2 में से जो भी आ रहा है आपको रुकना है, ठीक है। अब यहाँ पर m और n दोनों क्या है, इवन है, तो k की वैल्यू क्या होगी π/2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपकी ये आ गई। आगे बात समझ में? तो ये आपका हो गया वॉलिस थ्योरम। दूसरी कहानी है कुछ रिडक्शन फॉर्मूला करके। रिडक्शन फॉर्मूला जो है आप इंडेफिनेट में भी देखते हो, मैंने वहां नहीं इसलिए नहीं बताया कि हम यही देख लेंगे। जैसे n के टर्म में आपका इंटीग्रल दे रखा है f(x)(n), ठीक है। ये तो इंडेफिनेट हो गया, और लिमिट लगा दूं मैं a से b तो फिर डेफिनेट में रिडक्शन फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो है इसमें हम क्या करते हैं कि आप हमेशा ये ट्राई करोगे कि f(x) की पावर n है, समझना ध्यान से। यदि कुछ मैं करके f(x) की पावर n-1 ले आओ तो n की जगह n-1 रखूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, in-1, क्योंकि n की जगह n-1 रख रहे हैं तो in को हम n-1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि n-2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, या in+1 में भी कन्वर्ट हो जाएगा in के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको in और in+1 -1 +2 प्लस ऐसे किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 10 की बात कर रहे हैं, 10x⁻n है dx, इसको हमने बोला in, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इसको देखें तो यहां पर पावर हमने n-2 किया और 10^2x, ठीक है, dx। अब इस sec 10^2x को हम क्या लिखे, sec^2x -1, ठीक है। तो इसको हमने दो इंटीग्रल में ब्रेक किया, ये एक तो ये हो गया, दूसरा ये माइनस 10^n-2x dx, ठीक। अब इधर इस इंटीग्रल में क्या होगा कि मैं 10x को t लेता हूं तो ये पूरा dt लिखा हुआ है, तो in आपका कन्वर्ट हो गया, ये t हुआ तो t⁻n-2 का इंटीग्रेशन, t क्या था 10x, तो 10x की पावर n-1 अपॉन में n-1 माइनस, ठीक है। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, in-2 में। तो यहां पर in किस में कन्वर्ट हो रहा है, n-2 में। अब इसको यदि डेफिनेट में हमें लगाना है तो मान लो मैंने लिमिट लगा दी 0 से π/4, क्या लगा दी 0 से π/4, तो इसमें भी क्या लगेगा 0 से π/4, तो π/4 पे तो वैल्यू 1 हो गई, तो in इसको इधर लेके गए तो in + in-2 किसके बराबर हो गया, π/4 पे 1, 0 पर 0, तो 1 अपॉन में n-1 के बराबर हो गया। तो ये यदि लिमिट 0 से π/4 है तो इसी फॉर्मूले को, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया आपका, लिमिट नहीं थी तब तक, लिमिट लगा दी 0 से π/4 तो ये हो गया। क्या बात समझ में आ रही है?
ऐसे ही रिडक्शन फॉर्मूले हमारे पास जैसे अच्छा, और रिडक्शन फॉर्मूला आपको निकालना है तो इस केस में तो हमें ट्रिग्नोमेट्री था, तो उस ट्रिग्नोमेट्री की मदद ले ली, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है, मोस्ट ऑफ दी मतलब 70% केसेस में आप ये मान लो कि आपका बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मैंने आई एन लिया कुछ ऐसा, इंडेफिनेट में बात करते हैं, 1 माइनस एक्स पावर के पावर एन डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो एक सिंपल तरीके से तो हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, बट आप इसको ध्यान से समझो। जैसे आपसे पूछा जाए कि एन की वैल्यू 5 है तो आप आंसर बताओ। अब जैसे इसमें था कि एन की वैल्यू 5 ले लो मैं, तो 5 करोगे तो क्या होगा, आई 5 किसके बराबर आ जाएगा, एन की जगह 5, तो 1/4 माइनस आई एन माइनस 2 था, 5 रखा तो आई 3, अब आई 3 आई 1 के टर्म में आ जाएगा। आई 1 क्या हुआ आपका, एन को क्या रख दो 1, 10x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं ln sec x, ln sec x में लिमिट डाल दो आप। तो कहने का मतलब ये है कि हायर इंटीग्रल है उसको हम लोअर इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं, मतलब पावर उसकी कम करते जा रहे हैं। रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब ये हुआ। और अब कुछ बोलेंगे रिडक्शन फॉर्मूला, आप बोल रहे हो सर आइन की जगह यदि कुछ in प्लस 1 आ गया तो कुछ करके ऐसा, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, in के लिए आपने सॉल्व किया, n प्लस 1 आ गया। अब आपको जैसे आपसे पूछा गया है in 5 निकालो, तो आप n को क्या रख दो 5, तो ये आ जाएगा i4। अब i4 आ गया तो n को आप 3 रखो तो वो i3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हम वैसे ही तो कम कर सकते हैं ना। आगे बात समझ में, जैसे ये है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिडक्शन, इसको सिंपल तरीके से तो हम नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, ये लिखा हुआ है आपका 1 इंटू ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई एन, क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x इंटू 1 माइनस एक्स पावर के पावर n माइनस इसका इंटीग्रेशन x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू 1 माइनस एक्स पावर के पावर n माइनस 1, और माइनस एक्स पावर के का डिफरेंशिएशन, सॉरी इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स पावर के का डिफरेंशिएशन ये हो गया dx। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको आप ध्यान से देखो तो आई एन हो गया x इंटू 1 माइनस एक्स पावर के पावर n माइनस n, और ये के, अच्छा n n और k दोनों बाहर आए, ठीक है। अब उसके साथ साथ ये हो गया -1 माइनस एक्स पावर के n माइनस 1, और इधर क्या बचा माइनस एक्स पावर n माइनस 1। अच्छा इस x को इससे मल्टीप्लाई करूं मैं तो x पावर n माइनस 1 और पावर प्लस 1, तो वो हो जाएगा x पावर n dx। या कुछ गड़बड़ किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन किया तो kx पावर k माइनस 1 होगा, तो x में जोड़ूंगा तो x पावर k बन जाएगा वो। हाँ अब ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो आई एन आपका हो गया x इंटू 1 माइनस एक्स पावर के पावर n माइनस n के, तो कॉमन चल ही रहा है। अब ध्यान से देखो आप, इसमें मैंने क्या किया, +1 किया और -1 किया, तो उससे क्या हुआ कि ये दो इंटीग्रल में ब्रेक हो गया। एक तो आपका इंटीग्रल हो गया 1 के साथ, 1 माइनस एक्स पावर के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर बढ़ जाएगी एक, और इधर क्या हो जाएगा माइनस के साथ 1 माइनस एक्स पावर के पावर n माइनस 1 dx। तो आप ध्यान से देखिए तो ये हो गया आई एन किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, माइनस एन के टाइम्स ये क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से देखो, ये आई एन ही लिखा हुआ है क्या, तो बिल्कुल, और ये जो है एन की जगह n माइनस 1 लिखो तो ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका n माइनस 1। तो देखो आई एन को हम आई एन माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिए। तो अब यहां से यदि आप लिखना चाहो आई एन जो होगा, आई एन आपका हो जाएगा, आई एन के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस एन के, तो 1 प्लस एन के, और आई एन माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एन के अपॉन में 1 प्लस एन के आई एन माइनस 1। तो एन और के की कोई वैल्यू दे रखी है, तो आप जैसे i5 पूछा है आपसे तो एन को 5 रख दो तो i4 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसी से n 4 रखो तो i3 में कन्वर्ट हो गया, 3 रखो तो 2 में, 2 रखो तो 1 में, और 1 जैसे ही रखा वो आ गया, क्योंकि 1 माइनस एक्स पावर n का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनडेफिनेट में रिडक्शन फॉर्मूला। यदि डेफिनेट में मान लो इसकी लिमिट में बोल दूं 0 से 1 है, क्या है, मान लो लिमिट हम बोल दिए 0 से 1 है,
यदि 0 से 1 है तो इसमें 0 से 1 रखेंगे आप, 0 से 1, 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 0 से 1। ओके ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। ये 0 से 1 है तो भाई इंटीग्रेशन तो वही था, तो ये आई एन में आई एन का कन्वर्ट हुआ, लिमिट सेम है, एन की जगह n-1 रखो तो ये तो अभी भी उसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब 0 से 1, 1 रखा तो ये एक्सप्रेशन 0, 0 रखा तो ये 0, तो आई एन आपका कन्वर्ट हो गया माइनस एन के आई एन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया एन के आई एन माइनस 1। तो यहां से आप देख सकते हो कि आई एन का कॉफिशिएंट क्या आएगा, 1 प्लस एन के, और आई एन अपॉन में आई एन माइनस 1 किसके बराबर हो गया, एन के अपॉन में 1 प्लस एन के। तो कहने का मतलब है कि आपसे कुछ I6 अपॉन में I5 का रेशियो पूछे तो आपको an क्या रखना है, सिर्फ 5, सॉरी I6 अपॉन में I5, तो n को रख दो 6, तो 6 के अपॉन में 1 प्लस 6 के आपका आंसर हो गया। k की वैल्यू कुछ भी दे सकता, मान लो 5 दे दी तो k को क्या रख दो 5, तो आपका आंसर आ गया ये। और ये बात समझ में, तो रिडक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसे काम करता है। तो अब तो रिडक्शन फॉर्मूला यदि लगे, या इसका आइडिया कैसे आता है कि जैसे I4 दे रखा है, I10 दे रखा है, ऐसा कुछ रिलेशन पूछे तो रिडक्शन फॉर्मूला, रिलेशन की यदि बात करें इंटीग्रल में ही रिलेशन की, ठीक है। ओके, तो भाई इंडेफिनेट में तो हमने सब कुछ अलग अलग टाइप से कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो डेफिनेट में एक इंडेफिनेट तो बहुत जरूरी है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद लेबनिज रूल, बिल्कुल लेबनिज रूल बहुत जगह यूज होता है, और उसके साथ साथ फिर आपका रिडक्शन फार्मूला हो गया, वॉलिस फार्मूला तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ इंटीग्रल्स ऐसे हैं जिनको हम एलिमेंट्री फंक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ इंटीग्रल आपके पास ऐसे हैं जिनको हम एलिमेंट्री फंक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मैंने पहले ही बताया था इंडेफिनेट में कि कुछ सभी का हम इंटीग्रेट कर पाए हमारे लेवल पे। हमारे लेवल पे करने का मतलब है कि जो पढ़ाई हम अभी चल रही है उसके हिसाब से, जरूरी नहीं है। अब ज्यादा भी पढ़ लोगे तब भी जरूरी नहीं है, बट कुछ कुछ का फिर भी हो जाता है, ठीक है। बट जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स है आपके पास, कि मैं आपसे बोलूं सबसे पहले तो sin x by x, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्राइक दोनों है, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, मतलब इसको एलिमेंट्री फंक्शंस में नहीं ला सकते। मैं डेफिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेफिनेट की बात पहले भी बताया था कि सभी का हम इंटीग्रेट करना जरूरी नहीं है। तो आपको कोई पूछे ना कि यार इसको इंटीग्रेट करके बताओ, यदि तुम्हें अच्छे से आता है तो दिल पे मत लेना उसको, आप छोड़ सकते हो, सभी का इंटीग्रेशन आए जरूरी नहीं है। और जितना मेथड बताया है वो भी जरूरी आना जरूरी है, पता चले कि हमें पता ही नहीं कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हमने बोल दिया कि इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, तो वो भी गलत बात हो गई, है ना। तो इस टाइप का इंटीग्रेट आप एलिमेंट्री फंक्शंस में एलिमेंट्री फंक्शंस में नहीं ला सकते, ठीक है। इसी टाइप से जैसे cos x by x, तो ये भी नहीं हो सकता। sin x स्क्वायर dx, इसको भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पर मैं x dx ले लूँ, ध्यान से सुनिएगा, sin x स्क्वायर इंटू x dx। अब x स्क्वायर को मैं t लूँ तो सब्स्टिट्यूशन से dt by 2 में कन्वर्ट हो गया, तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t क्या है x स्क्वायर, तो माइनस कॉस x स्क्वायर प्लस t आपका आंसर आ गया। तो ये बात तो अलग हो गई, ठीक है, बट मैं सिंपल इतना ले लूँ तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली cos x स्क्वायर, ये भी नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही जैसे मैं e पावर x स्क्वायर लूँ तो इसको भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिया तो भी नहीं चलेगा। अब इसमें x dx ले लूं तो डिडक्शन हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को t लिया तो dt में कन्वर्ट हो गया। आगे बात समझ में, ओके ओके। तो ऐसे ही अंडर रूट साइन एक्स टाइप हो गया, तो यहां भी दिक्कत आती है। और x tan x ले लूं तो आप बिल्कुल बोलोगे सर बाई पार्ट्स लगा देगा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट बिल्कुल कर सकते हो। अरे भैया, पर फिर क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो एक बार तो आ गया, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln मॉड सेक एक्स, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, दिक्कत आ गई।
बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, और हम बोल सकते हैं जैसे ये हो गया 1/ln x, ये भी गड़बड़ करेगा आपका, इसको भी इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है। और हम बोल सकते हैं इस टाइप से, जैसे x⁻³ 1 + x⁻5 dx। अच्छा, x⁻4 लूँ तो क्या होगा? x⁻4 लूँ तो कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। x⁻5 को आप t लो तो ऊपर dt लिखा हुआ है, बट पावर 3 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जैसे ये लिया हमने 1 + x² पावर 1/2, उसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं। पावर 1/3 ले ले तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? और कुछ ये भी है, जैसे √1 + k sin स्क्वायर x। हमने इंटीग्रेशन में देखा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन हो या क्वाड्रेटिक हो, तो वो देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि किस सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है या किससे डिवाइड करना होता है। उसके अलावा इस टाइप का आता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कुछ एग्जांपल्स है, और भी हो सकते हैं। ये तो कुछ e⁻x² दिखे तो आप समझ लेना इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका। ठीक है, ठीक है। तो जो अभी हमने कुछ बताया था कि इनइक्वलिटी में चेंज करते हैं इंटीग्रल को, तब ये आपका मदद करेगा। sin x/x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यदि आपसे इसको इंडेफिनेट की बात करें, 0 से 1 की बात कर रहा है, या 0 से π/2 की, तो 0 से π/2 में इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो sin x/x की रेंज निकाल सकते हो। वो रेंज कैसे निकलेगी? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी? छोटे पे बड़ा। 0 पे वैल्यू कहाँ जाती है? 1 पर। और π/2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। π/2 पे कितना हो गया? ये 2/π। अब इसको 0 से π/2 में इंटीग्रेट करना है, तो 0 से π/2 में इंटीग्रेट कर दो तभी कर। तो ये जो इंटीग्रल है ये आपका आ जाएगा π/2 और इधर हो जाएगा 1। तो हम ये बता सकते हैं कि इंटीग्रल आपका 1 से π/2 के बीच में है, बट क्या है वो नहीं बता सकते। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन हो तो ध्यान रखना। अब जैसे e⁻x², 0 से हम 1 की बात करें, तो 0 से 1 में e⁻x और e⁻x² की हम बात करें, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? यदि x अब तो ऐसे देखो, x और x² में फ्रैक्शनल का स्क्वायर करता हूं तो वो घटता है, तो ये बड़ा होगा। e आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो होता है, e लिया तो ये होगा। अब इसको 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है, तो इसके 0 से 1 इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा e-1 से हमेशा छोटा आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है अब e-1 से छोटा है, ये तो हमें पता है, पर क्या होगा ये नहीं पता। बात समझ में आ गई? तो ऐसे काम चलेगा इसका।